नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू पिकअप और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। दतौली से जाफरगंज जा रही थी सभी, और इसी के साथ साथ ललौली थाने के सिंघाव गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और ये बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है। दतौली से जाफरगंज जा रहे थे सभी। ललौली थाने के सिंधाव गांव के पास हुआ हादसा। जितेंद्र विश्वकर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। जितेंद्र, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, फिलहाल स्थिति क्या है? जी देखिए, बता दें कि जिस तरीके से ये रफ्तार का कहर देखने को मिला और यहाँ एक ये भी बात सामने आई है कि एक ही बाइक में 4 लोग सवार थे जो सामने से आ रहे डंपर से टकरा जाते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है और एक लोग को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी भी हालत सीरियस बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन जो जिस तरीके की यातायात और यातायात के नियम को जो पाठ पढ़ाया करते हैं और चौरा चौरा पुलिस की पिकेट होती है, वो क्या देखती है कि तीन सवार तो छोड़िए, 4 सवार होकर के बाइक सवार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि ये बड़ा जो हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही का नतीजा है जो ये सामने आया। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। गाजीपुर नेपाल विमान हादसे के मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं। विमान हादसे में गाजीपुर के 5 लोगों की मौत हो गई है। विशाल शर्मा, सोनू जायसवाल, संजय जायसवाल की मौत हुई है। अभिषेक कुशवाहा और अनिल राजभर की भी विमान हादसे में मौत हुई है। जिले के सिपाही धरवा और अलावलपुर गांव के रहने वाले थे सभी मृतक और 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे 5 युवक। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल में हुए बड़े विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। विशाल शर्मा, सोनू जायसवाल, संजय जायसवाल की मौत हुई है। अभिषेक कुशवाहा और अनिल राजभर की भी विमान हादसे में मौत हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जिले के सिपाही और धरवा और अलावलपुर गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे 5 युवक और इस विमान में सवार थे 5 युवक, जिनकी इस विमान हादसे में मौत हो गई है। आसिफ अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। आसिफ अंसारी, बड़ी खबर है जहां पर गाजीपुर से 5 लोग नेपाल घूमने गए थे जो कि इस विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। जी बिल्कुल, बता दें 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे 5 युवक, जो नेपाल विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। विशाल शर्मा और संजय जायसवाल और अभिषेक कुशवाहा, अनिल राजभर हादसे में मौत हो। जिले में सिपा धरवा अलावलपुर गांव के रहने वाले थे मृतक, जो 5 की मौत हो गई। आसिफ, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? कैसे सरकार इस पूरे हादसे में परिजनों की सहायता करेगी? जी तो सबसे बढ़िया ये बता दें कि डीएम साहिबा की अभी सूचना मिली है। डीएम साहिबा मौके पर पहुंची हुई हैं, जो कि लोगों से मिल रही है। परिजनों को रो रो के बुरा हाल है। अभी हम लोग बात किए तो डीएम साहिबा आश्वासन दिए कि सरकार से मुआवजा मिला जाए 10 लाख रुपए। अभी इसमें जो कि भी बात चल रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार रोड शो करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सभागार में आयोजित इन्वेस्टर समिट मीट में सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इन्वेस्टर समिट के बाद औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि प्रयागराज में 33,307 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़ी संख्या में यूपी में निवेश आएगा और सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा है कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ये लक्ष्य 110% पूरा करेगी और ये भी कहा कि इससे प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 33,307 करोड़ रुपए का प्रयागराज के लोगों ने एमओयू किया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि सरकार हर कदम पे आपके साथ है। सरकार का बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है, बहुत मजबूती के साथ, तैयारी के साथ ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। ग्लोबल समिट में मुझे पूरा विश्वास है कि जो इनके लक्ष्य पूरे होंगे और इन्वेस्टर्स को सुविधाएं मिलेंगी, इंसेंटिव मिलेंगे। आपने आज भी सुना होगा, पूरा उन्होंने विवरण दिया है। डेफिनेटली एक प्रदेश का शक्ल उत्तर प्रदेश सरकार की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आज हुआ है प्रयागराज में, माननीय नंदी जी जो हमारे अपने ही हैं और टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं और टूरिज़्म से काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे और मैं समझता हूँ कि प्रयागराज में काफ़ी टूरिज़्म को प्रोत्साहन मिलेगा इस पॉलिसी से और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से टूरिज़्म का डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा पहल है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ग्लोबल इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के अंतर्गत जो प्रयागराज में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, हम व्यापारी समाज के लोग इससे ज़्यादा उत्साहित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को, जिन्होंने छोटे स्तर के व्यापारियों की भी बात की। जहां हम लोग पूर्व में 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए बहुत परेशान हुआ करते थे, घूसखोरी थी, जाते जाते थक जाया करते थे, हमारा मन मायूस होता था। वहीं आज सरकार खुद बढ़ करके व्यापारियों को न्योता दे रही है और व्यापारियों को तमाम सुलभ सुविधाओं के लिए उत्साहित कर रही है कि आप आए और छोटे से लेकर बड़ा, ये जो भी आपका स्तर हो, हमसे सहयोग लेकर उद्योग लगावें और इस प्रदेश को आगे बढ़ावें। देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, जहां गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई और इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। निवेशक शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई और यूपी की तरक्की और शांति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना की और साथ ही फरवरी महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता को लेकर भी विशेष आराधना की। इसके बाद माघ मेले में बनाई गई टेंट सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया। पहली बार माघ मेले में अरैल क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें श्रद्धालु और पर्यटकों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 2025 का जो कुंभ होने वाला है उसकी भी एक मीटिंग करके सरकार के सभी वरिष्ठ चीफ, पहली बार हुआ कि कोई चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग बैठे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बैठक ली। 5-5 कैबिनेट मंत्री सब लोग बैठ करके पूरी सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। अब 2025 में तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और निश्चित रूप से हम उसकी तैयारी में लगे हैं, उनके स्वागत में लगे हैं और उनको सुचारू व्यवस्था
देने के लिए पूरे सरकार का तंत्र, शासन, प्रशासन दोनों। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने हरिओम नगर कॉलोनी में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बैठक की और सरकार की नीतियों और योजनाओं से अल्पसंख्यक लोगों को अवगत कराया। वहीं जब उनसे मदरसा सर्वे पर उठ रहे सवाल को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। अब तक विपक्ष मुस्लिम समाज को अपना वोटर समझता था, लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो बीजेपी का नारा है उसे साकार करती सरकार नजर आ रही है। की डेवलपमेंट की तस्वीर योगी सरकार ने पेश की है और यही बात विपक्ष को अखर रही है। विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज का नौजवान पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर, सशक्त होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़े। विपक्ष केवल यही चाहता है कि मुस्लिम समाज वोट बैंक बना रहे, उनके रैलियों का भीड़ का हिस्सा बना रहे, मुस्लिम समाज तरक्की ना कर पाए। लेकिन योगी सरकार ये सबका साथ, सबका विकास के नारे वाली सरकार है। ये हमारा नारा नहीं, ये हमारी मुहिम है और हम ईमानदारी से समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, हम सबके विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज को सशक्त, शिक्षित और उसको रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार के ईमानदार कार्यों से आज अल्पसंख्यक समाज तरक्की की तरफ तेजी से आगे। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 67वां जन्मदिन है। मायावती के जन्मदिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है और इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर एक किताब का विमोचन भी किया है। मायावती को जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मायावती जी जिस तरह से पसबंदा समाज की हितैषी अपने छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने। वहीं पसमानदा मामले पर मायावती के बयान को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पलटवार किया है। मायावती जी जिस तरह से पसबंदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसबंदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसबंदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तमाम पसबंदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसबंदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसबंदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की, तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए। संभल में प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे के अफसर और कर्मचारी पूर्व सरकारों में किए गए भ्रष्टाचार की मानसिकता से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है। भ्रष्टाचार करने का आरोपी अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजेंगे। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार, दुराचार और व्यभिचार पर अंकुश लगाना योगी सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने ये बयान संभल में राजस्व और पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने पर दिया है।
लोगों की जो मानसिकता पहले से बन चुकी है विगत वर्षों से, विगत सरकारों में, वो मानसिकता अब भी उनको लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब लागू नहीं होगी। अब तो जहाँ पर भी जो भी भ्रष्टाचारी दिखाई देगा वो पकड़ा जाएगा और उसके लिए फिर जेल ही है, दूसरा कोई स्थान नहीं। इसमें यही है कि जो भी अधिकारी अपनी लीक से हटके काम करेगा, अपने नियमों से हटके काम करेगा, वो चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी दुराचार, कोई भी व्यभिचार समाज में ना हो, और उसी के लिए हम इतनी कड़ी प्रयागराज स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। शिविर में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म के बल पर ही सृष्टि संचालित हो रही है। आदि अनादि काल से सनातन धर्म का अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं से जनता का भला तो हो नहीं रहा है, लेकिन सनातन धर्म के प्राण श्री रामचरितमानस पर ओछी टिप्पणी करके वो आह्लादित हो रही हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रभु राम का पूरा जीवन समाज को जोड़ने के लिए रहा, लेकिन कुछ लोग वोट के लिए प्रभु राम के जीवन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही हैं, जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या जिस नेता ने श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी की, वो दूसरे धर्म के पूज्य ग्रंथ पर टिप्पणी कर सकते हैं? मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनका अंदाज एकदम अलग देखने को मिला। वो कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गई कि मंदिर में भजन गाने लगी। उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे भजन गाया। हेमा मालिनी को भजन गाते देख वहां मौजूद भक्त भी उनके साथ भजन गाने लगे और भक्ति में भी झूम उठे। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में हेमा मालिनी को भजन गाते देख हर कोई हैरान रह गया। अक्सर मथुरा के कई मंदिरों में लोगों ने उन्हें नृत्य पेश करते हुए देखा था, लेकिन उन्हें इस तरह भजन गाते हुए पहली बार सुना गया। वो इतने सुर में भजन गा रही थी जैसे वो गायन में भी पारंगत हो। हेमा मालिनी ने खुद बताया कि अभी तक उन्होंने नृत्य के द्वारा तो भगवान की भक्ति की ही है, लेकिन आज जो भजन गाया है वो राधा रमण जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। हमारे पुंडरीक गोस्वामी इन्होंने इनिशिएट लिया कि आप जरूर गाइए गाना। मैं वैसे भजन सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन पब्लिक में ऐसा गाना थोड़ा मुश्किल होता है। डांस तो कर लेते हैं, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट। लेकिन आज किया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की। कानपुर देहात में घर तोड़े जाने से नाराज एक परिवार ने डीएम कार्यालय को ठिकाना बना लिया है। बकरियां, चूल्हा, भैंस और गृहस्थी का सामान लेकर सर्द रात में पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंच गया। जिलाधिकारी कार्यालय में डेरा डाले जाने की खबर पर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। आनन फानन में जिलाधिकारी कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। दरअसल मड़ौली में ग्राम समाज की जमीन पर बने घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ठंड में घर तोड़े जाने से 5 सदस्यों का परिवार सड़क पर आ गया और जिलाधिकारी कार्यालय में डेरा जमा लिया गया है। वहीं इस मामले में डीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद का कहना है कि कृष्ण गोपाल दीक्षित नाम के शख्स ने ग्राम समाज की 7 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रहा था, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया और उनके पास निजी भूमि भी है। जो कार्रवाई उस पर की गई है वो बिल्कुल सही है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक घर बनाकर नहीं मिल जाता तब तक जिलाधिकारी कार्यालय में ही डेरा डला रहेगा। क्या था हमारा 1642 और वो ऊसर दर्ज है राजस्व अभिलेखों में, और कृष्ण गोपाल दीक्षित का उसमें लगभग 7 विषयों पर अवैध कब्जा था, जिसको जांच करके नियमानुसार उस पर लेखपाल एवं पुलिस बल की टीम द्वारा हटवाया गया है। इनके पास लगभग रहने के लिए पर्याप्त मकान है और लगभग 3 बीघा ज़मीन है इनके कृष्ण गोपाल दीक्षित के नाम, और ये संपन्न व्यक्ति हैं। आज ये लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं? ये बात ये कह रहे हैं कि हमारा गलत रूप से हटा दिया गया है।
हमारा वहाँ पर मकान बना हुआ था, वो हमारी ज़मीन थी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, जबकि ऐसा इनका कहना गलत है। नहीं, पीड़ित का ये कहना है कि हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं नहीं, है। इनके पास जांच में वो चीज़ें सामने आई हैं? हाँ, वो जांच में सामने आई है। इनके पास पक्का मकान है गांव में, जिसमें ये रहते हैं, और अभी भी मानवता के दृष्टिगत एक छप्पर इनका छोड़ दिया गया था, और उसमें 4-5 दिन का समय दिया गया था इनको कि इसमें आपके जानवर जब तक रहेंगे, जब तक आप इसको दूसरी जगह व्यवस्था करके फिर इसको खाली कर देंगे। गाटा पाल साहब ने जाके हमारा घर जेसीबी से बुलडोजर करा दिया, पूरे घर को गिरा दिया है। वहाँ पे हमारे भगवान के शंकर जी की मूर्ति भी थी, फिर उस पर कुछ नहीं किया है, और बिना कोई नोटिस, बिना कोई कुछ मतलब बताए उन्होंने गिरा दिया है। जिस ज़मीन पर आपका घर बना था वो ज़मीन किस तरीके की थी? उस ज़मीन पे हमारे पुराने पेड़ लगे हुए थे। वो ज़मीन किस तरीके की थी? ग्राम समाज की हाँ, थी, ग्राम की थी, नगर निगम ग्राम समाज की, ग्राम समाज की थी। कितने वर्षों से काबिज थे? हम कम से कम 125 साल से ऊपर से। अच्छा, तो आज यहाँ पर किस बात का? यहाँ पर इस बात को लेकर है कि हमारे पास रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं है, क्योंकि एक भाई हमारा उस घर में रहता है, मतलब हम, और पापा मम्मी ये सारे लोग यहाँ पे जानवर के साथ यहाँ रहते हैं। क्या 2 घर हैं आपके पास? एक छोटा सा घर, इसको यहाँ लेखपाल साहब 250 वर्ग गज बोल रहे हैं, जो मेरे समथिंग में 100 वर्ग गज के आसपास कम होगा। 100 से भी कम होगा। मतलब आपके पास रहने की निजी एक व्यवस्था थी ना? 100 घर है रहने के लिए है, जानवर रखने के लिए नहीं है। अच्छा, और हाँ, तो मांग क्या है यहाँ पर? मांग ये है कि अगर गलत तरीके से हमारा घर जो गिराया गया है, तो वो घर बनवा इनके लेखपाल साहब के कोष से लिया जाए और उसका हमारा हर्जाना दिया जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।